एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे रघु और उसकी पत्नी शोभा। दोनों बहुत गरीब थे। रघु खेतों में मजदूरी करता था और शोभा दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। एक दिन सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज थी। शोभा आंगन में झाड़ू लगा रही थी और रघु खाट पर बैठा था। शोभा बोली, देखो रघु, आज तो बादल बहुत ही काले हो गए हैं। लगता है तेज बारिश आने वाली है। रघु बोला, हाँ शोभा, लेकिन बारिश आई तो खेत में काम नहीं मिलेगा और घर में तो अनाज भी बस थोड़ी सी बची है। शोभा बोली, कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों साथ हैं भूख भी हंसते हंसते कट जाएगी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पत्ते उड़ने लगे। फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। छत से टप टप पानी टपकने लगा। शोभा भागकर बर्तन ले आई और छत के नीचे रख दिए ताकि पानी जमीन पर ना गिरे। रघु बोला, इस छत को बदलवाने की बहुत बार सोचा, लेकिन पैसे ही नहीं बचे कभी। शोभा बोली, छत चाहे जैसी भी हो, हमारे सिर पर है ना, वही बहुत है। बारिश थमी ही नहीं। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन। खेतों में पानी भर गया। मजदूरी बिल्कुल बंद हो गई। घर में चूल्हा भी नहीं जला। तीसरे दिन रात को शोभा ने एक कटोरी में खिचड़ी रखी और रघु के सामने रख दी। रघु बोला, कहाँ से लाई ये खिचड़ी? घर में तो कुछ भी नहीं था। शोभा बोली, पड़ोस वाली माई ने दे दी। बोली, रघु बहुत दुबला हो गया है, खा ले थोड़ा। रघु बोला, और तूने कुछ खाया? शोभा बोली, मैंने तो 4 रोटियां खा ली दोपहर में, अब भूख नहीं है। रघु खा गया, लेकिन दिल भारी था। वो जानता था शोभा ने खुद नहीं खाया, बस उसे दिया। अगले दिन सुबह रघु बाहर जाने लगा। शोभा बोली, कहाँ जा रहे हो? रघु बोला, अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, भीग कर ही सही कुछ काम ढूंढ लाता हूँ। शोभा बोली, जाइए, पर भीग जाइएगा मत, बुखार हो जाएगा। रघु हंसते हुए निकल गया। बाहर की गलियों में पानी भर गया था। रास्ते कीचड़ से भरे थे, लेकिन रघु रुका नहीं। पूरा दिन वह गांव में काम ढूंढता रहा। किसी ने कहा, आज मत आओ, खेत भीगा है। कोई बोला, बारिश में कौन मजदूर रखता है। शाम को रघु खाली हाथ लौटा। दरवाजे पर शोभा खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला और मुस्कराई। शोभा बोली, आप आ गए, अंदर आइए, कपड़े बदलिए। रघु बोला, काम नहीं मिला शोभा, पूरा दिन ढूंढता रहा, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। शोभा बोली, कोई बात नहीं, देखिए मैं क्या लाई हूं। शोभा एक पुरानी टोकरी में से 2 उबले हुए आलू निकालकर लाई। रघु बोला, तूने ये कहाँ से लाए? शोभा बोली, खेत के पास खलिहान में कुछ आलू गिरे हुए थे। कोई देख लेता तो डांट देता, पर तुम भूखे थे, सो उठा लाई। रघु चुप हो गया। दोनों ने वो 2 आलू खाए, आधा आधा बांटकर। रात भर बारिश होती रही, लेकिन उस छोटी सी झोंपड़ी में रघु और शोभा का प्यार और एक दूसरे के लिए भरोसा छत बनकर उन्हें ढकता रहा। सुबह सूरज निकला। हल्की धूप छत से छनकर झोंपड़ी के अंदर आ रही थी। रघु बोला, आज मौसम साफ है, शायद आज खेत सूखने लगेंगे और काम भी मिल जाएगा। शोभा बोली, और मैं भी चलती हूँ साहूकार के घर, वो झाड़ू पोंछे के लिए किसी को ढूंढ रहा था। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। पेट भले ही भूखा था, लेकिन दिल में उम्मीद थी, हिम्मत थी, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का साथ था। पिछले 3 दिनों की बारिश के बाद अब गांव में धूप निकल आई थी। खेतों में से धीरे धीरे पानी सूखने लगा था। लेकिन रघु और शोभा के घर में अब भी राशन नहीं था, पैसा नहीं था और चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा था। सुबह का वक्त था। रघु खाट पर बैठा पुराने फटे जूते सिल रहा था। शोभा बोली, आज मैं साहूकार के घर जाऊंगी, सुना है उसे नौकरानी चाहिए। रघु बोला, ठीक है शोभा, मैं भी खेतों की ओर जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। दोनों बिना कुछ खाए पिए अपने अपने रास्ते चल पड़े। दृश्य 1, साहूकार का घर। शोभा पहुंची तो बाहर से ही आवाज लगाई, ओ साहूकार बाबू, काम के लिए आई थी। साहूकार बाहर आया और बोला, काम तो है, लेकिन तनख्वाह महीने में 1 बार मिलेगी और झाड़ू पोंछा के साथ बर्तन भी धोने होंगे। शोभा बोली, कोई बात नहीं, मुझे काम चाहिए, आप जैसा कहे वैसा कर लूंगी। साहूकार बोला, ठीक है, आज से ही शुरू कर दे। शोभा ने काम पकड़ लिया। पूरे दिन झाड़ू लगाई,
पोछा किया, बर्तन धोए। हाथ फटने लगे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। दृश्य 2। खेतों की ओर। रघु खेतों के बीच से जा रहा था जब एक किसान ने आवाज दी, अरे ओ रघु, आ गया तू? देख, खेत में से पानी निकाला है, अब खुदाई शुरू करनी है। रघु बोला, जी मालिक, मैं तैयार हूँ। चाहे कीचड़ हो या धूप सूखा, मेरे हाथ पैर काम करने के लिए ही बने हैं। पेट की भूख को हर दिन हराना पड़ता है मालिक, और मैं हर दिन तैयार हूँ। देख रघु, काम तो है, लेकिन याद रख, बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया है। खेत में पानी भर गया था और फसल भी गड़बड़ हो गई है। इसलिए इस बार मजदूरी आधी ही दे पाऊंगा, पूरी देने लायक हालात नहीं है अभी। रघु बोला, चल जाएगा मालिक, आधी सही, पर कुछ तो मिलेगा। बस पेट भर जाए, वही बहुत है हमारे लिए। हमने तो पहले भी कई दिन खाली पेट बिताए हैं, अब आदत सी हो गई है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा कभी। रघु ने पूरे दिन गीली मिट्टी में पैर गड़ाकर खेत खोदा। शरीर थक गया, लेकिन शाम को उसे 50 रुपए मिले। दृश्य 3। शाम को झोपड़ी में शोभा थकी हुई लौटी। उसका हाथ लाल था और कंधा दुख रहा था, लेकिन हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था जिसमें 2 रोटियां बंधी थीं और थोड़ी मूंग की दाल। रघु भी लौटा, जेब से 50 रुपए का नोट निकाला। शोभा बोली, आज सुबह से शाम तक बर्तन मांजे, जमीन पोछी, खिड़कियां साफ की, हाथ दुख गए, लेकिन मन नहीं टूटा। और देखो, थोड़ा खाने का इंतजाम भी कर लाई। कुछ ज्यादा नहीं, पर इतना जरूर है कि आज रात हम भूखे नहीं सोएंगे। रघु बोला, मैं भी सुबह से खेत में खुदाई करता रहा। मिट्टी गीली थी, पैर ढंसते जा रहे थे, पर मैंने हार नहीं मानी। शाम को मालिक ने पैसे दिए, ज्यादा नहीं, पर दिल को सुकून देने वाले। अब कल आटा और थोड़ा तेल खरीद लेंगे, ताकि चूल्हा फिर से जल सके। शोभा बोली, चलो, पहले तो ये जो थोड़ा सा खाना है उसे मिल बांट कर खा लेते हैं। पेट भर जाए तो ही कल के बारे में सोच पाएंगे। कल की चिंता कल करेंगे। आज तो बस इतना चाहिए कि हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खा सकें। दोनों ने मिलकर रोटियां बांटी। हर कौर में सुकून था, मिठास थी, भूख में भी अपनापन था। दृश्य 4। अगले दिन की सुबह अब झोपड़ी में नई हलचल थी। रघु ने जाकर किराने की दुकान से थोड़ा आटा, तेल और नमक खरीदा। पहली बार हफ्ते भर बाद चूल्हा जला। शोभा बोली, आज सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊं। चावल और दाल तो हैं ही थोड़ा थोड़ा, ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। ज्यादा कुछ नहीं है घर में, पर जब अपने हाथ से बनता है तो वही खिचड़ी भी किसी दावत से कम नहीं लगती। रघु बोला, और मैं सोच रहा हूँ कि आज पास की नदी के किनारे से थोड़ी लकड़ियां काट लाऊं। सूखी होंगी तो चूल्हा भी अच्छे से जलेगा। और हाँ, कुछ लंबी मजबूत टहनियां मिल गई तो झोपड़ी की छत भी ठीक कर देंगे। अब और नहीं चाहती ये बारिश हमें भीगने पर मजबूर करे। शोभा बोली, बारिश चाहे जितनी भी तेज आई हो, सब कुछ अपने साथ बहा ले गई हो। छत, खाना, नींद, सुकून, लेकिन एक चीज अब भी हमारे पास है, उम्मीद। जब तक दिल में उम्मीद है, तब तक फिर से सब कुछ बना सकते हैं। दृश्य 5। गांव के लोग अब गांव के और लोग भी उनकी मेहनत देख रहे थे। एक पड़ोसी औरत बोली, बारिश चाहे जितनी भी तेज आई हो, सब कुछ अपने साथ बहा ले गई हो। छत, खाना, नींद, सुकून, लेकिन एक चीज अब भी हमारे पास है, उम्मीद। जब तक दिल में उम्मीद है, तब तक फिर से सब कुछ बना सकते हैं। दूसरी औरत बोली, और देखो ना, प्यार भी तो कितना है दोनों में। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना रघु और शोभा करते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की थाली में थोड़ा ज्यादा परोसते हैं। उनकी आंखों में जो अपनापन दिखता है ना, बस वही असली जीवन है। गांव वालों की बातें झोपड़ी तक पहुंच गई। रघु और शोभा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दृश्य 6। एक सप्ताह बाद अब रघु को रोज काम मिलने लगा था। शोभा भी साहूकार के घर काम कर रही थी। दोनों थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़ रहे थे। रघु बोला, और देखो ना, प्यार भी तो कितना है दोनों में।
आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना रघु और शोभा करते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की थाली में थोड़ा ज्यादा परोसते हैं। उनकी आंखों में जो अपनापन दिखता है ना, बस वही असली जीवन है। शोभा बोली, और मैं तो ये सोच रही हूँ रघु, कि क्यों ना हम 2 मुर्गियां खरीद लें। देखो ना, अंडे मिलेंगे तो रोज खाने का थोड़ा सहारा भी रहेगा, और जो बचे उन्हें बेच भी देंगे। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा होंगे तो धीरे धीरे जिंदगी सुधरती जाएगी। हम गरीब हैं, पर अगर सोच समझकर चले तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ा सहारा बन सकती है। रघु बोला, बिल्कुल शोभा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी जिंदगी सच में बदल रही है। पहले जहां एक वक्त का खाना भी मुश्किल था, अब हम खुद अपने दम पर थोड़ा थोड़ा जमा कर पा रहे हैं। मेहनत रंग लाती है, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों साथ हैं। यही सबसे बड़ी ताकत। गांव की एक रज्जो, बाल इतने लंबे कि गली में झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि रज्जो का गुजरना ही काफी था। सब उसे बालों वाली रज्जो के नाम से जानते थे। वो ननद थी, यानी घर में सबकी आंखों का कांटा और खुद की नजरों में हीरोइन। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरे बाल भी एकदम हीरोइन जैसे लहराते हैं। आज तो खुद पर ही दिल आ गया। एक दिन रज्जो सुबह सुबह उठकर आई, पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई रात छुपा रही हो। भाभी सुगना और पार्वती ने देखा तो उनके तो होश उड़ गए। हाय हाय, रज्जो के पेट में बच्चा, अभी तो शादी भी नहीं हुई। दोनों भाभियां चुपके से रज्जो के कमरे के पास कान लगाए खड़ी रहीं। अंदर रज्जो शीशे के सामने खड़ी अपने पेट को देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, अब आएगा मजा। भाभियों ने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी। अरे सुनो सुनो बहन, तुम्हें पता है वो जो हमारी ननद है ना, हाँ हाँ वही लंबे बालों वाली, वो प्रेग्नेंट है। पर वो तो कुंवारी है अभी, उसकी शादी भी नहीं हुई। हाय हाय, क्या दिन आ गए हैं। आजकल की लड़कियां तो कितनी बिगड़ रही हैं। अगले दिन तक पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अरे बहन, तुमने सुना रज्जो प्रेग्नेंट है? हाँ, सच में पूरे मोहल्ले में यही चर्चा चल रही है। सबके चेहरे पर हैरानी और जुबान पर बस एक ही बात, रज्जो। लेकिन वो तो अभी तक कुंवारी है। कोई कहता, लगता है रज्जो ने चुपचाप भागकर शादी कर ली है, वरना ऐसे कैसे प्रेगनेंसी की खबर उड़ती। तो कोई बोला, अरे भाई, मुझे तो लगता है कि वो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई है। लेकिन 2 दिन बाद जब असली बात सामने आई तो सबकी हंसी छूट गई। रज्जो ने पेट पर तकिया बांध रखा था। असल में वो स्कूल के ड्रामा में माँ बनने वाली बहू का रोल कर रही थी और रिहर्सल कर रही थी। अरे बहन, तुमने सुना? उनकी भाभियों ने ही झूठी खबर फैलाई थी। वो तो बेचारी स्कूल की रिहर्सल कर रही थी और लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना डाला। अब तो किसी मासूम सी लड़की को भी चैन से कुछ करने नहीं देते, बस बात का बतंगड़ बना देते हैं। रज्जो वहां से गुजर ही रही थी कि कुछ औरतों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। धीरे धीरे कदमों को रोका, कानों ने सुना, हाँ, बेचारी रज्जो, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। रज्जो की सांसें भारी नहीं हुईं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो सीधे उन औरतों की ओर बढ़ी, सिर ऊंचा करके बोली, अरे बहन, ये किसके बारे में बातें कर रही हो? सन्नाटा छा गया। जिनके मुंह अभी तक बिन सबूत चल रहे थे, अब वो नजरें चुराने लगे। रज्जो ने आगे कहा, मैं स्कूल की रिहर्सल में माँ का किरदार निभा रही थी और तुम लोगों ने मुझे दुनिया की नजरों में गिरा दिया। रज्जो, हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो तुम्हारी ही भाभियों ने फैलाया है। वही हर जगह जाकर बता रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। हमने तो बस वही सुना जो उन्होंने कहा। सच कहें तो हमें भी बहुत हैरानी हुई थी। रज्जो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रज्जो घर पहुंचकर अपने भैया के पास जाती है। वो साफ साफ कहती है, भैया, ये जो मेरे बारे में मोहल्ले में बातें उड़ रही हैं, वो सब आपकी ही पत्नियों ने फैलाई है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो स्कूल की रिहर्सल कर रही थी। दोनों भाई सुनकर सन्न रह जाते हैं। एक पल को यकीन नहीं होता, पर जब रज्जो रोते हुए सारी बातें विस्तार से बताती है तो उनके चेहरों पर गुस्सा उतर आता है। बिना एक शब्द बोले दोनों भाई उठते हैं और सीधे घर के अंदर जाकर अपनी अपनी पत्नियों के सामने खड़े हो जाते हैं। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया?
एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलने का तुम्हें क्या हक था? माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर दोनों भाभियों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो सिर झुकाकर एक स्वर में कहती हैं, हमें माफ कर दो रज्जो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे हमने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा वो बहुत गलत था। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आपको माफ किया। रज्जो ने सबको माफ कर दिया। सच सामने आ चुका था और अब सब चुप थे। वो फिर से मुस्कुराई और अपने सपनों की ओर बढ़ गई। एक बार की बात है, एक गांव में लगातार बारिश हो रही थी। पानी का ऐसा कहर था कि कई पक्के मकान भी हिलने लगे थे। मगर उसी गांव में एक अजीब नजारा था। एक तरफ एक रंग बिरंगा सुंदर पक्का मकान था जिसमें रहते थे रवि और उसकी पत्नी रिया, दिखने में अमीर पर हमेशा शिकायतों से भरे हुए। दूसरी ओर उसी गांव में एक अनोखी 3 मंजिला झोपड़ी थी। जी हाँ, पूरी तरह से मिट्टी और घास फूस से बनी, लेकिन इतनी मजबूत कि 3 मंजिलों पर खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे गोकुल और उसकी पत्नी रंभा, गरीब पर जिंदगी से भरपूर। बारिश छोरों की थी, आसमान से बिजली चमक रही थी, पानी चारों ओर बह रहा था, जमीन तकरीबन डूब चुकी थी। गांव के कुछ हिस्सों में तो लोग अपने घर छोड़कर बाहर भाग चुके थे। अमीर का मकान रवि और रिया अपने पक्के मकान की छत पर खड़े होकर बाहर की बारिश देख रहे थे। रिया का मूड खराब था। बारिश ने तो सब बर्बाद कर दिया रवि, देखो ना, नीचे सारा लॉन कीचड़ हो गया। गाड़ी बाहर फंसी हुई है, कोई काम का आदमी भी नहीं मिल रहा। रवि ने हाथ में चाय की प्याली ली और गुस्से से बोला, इतना पैसा लगा दिया इस घर में और फिर भी छत से पानी टपक रहा है। बेकार का पक्का मकान बना दिया। रिया बोली, और वो सामने देखो, उस झोपड़ी में 3 मंजिलें। हंसी आती है मुझे, जैसे होटल बना रखा हो। गरीब लोग भी ना नाटकबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं जैसे बहुत सुखी हैं। रवि ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, और देखो क्या बना रहे हैं, शायद आलू के पकौड़े या कुछ ऐसा ही। हमारे पास तो इतनी चीजें हैं, फिर भी स्वाद नहीं आता। गरीब की झोपड़ी उधर गोकुल और रंभा झोपड़ी की दूसरी मंजिल पर बैठे थे। रंभा तवे पर गरम गरम पकौड़े तल रही थी और गोकुल उन्हें सावधानी से थाली में रख रहा था। गोकुल बोला, वाह रंभा, आज तो पकौड़े इतने अच्छे बने हैं जैसे बारिश के लिए ही बनाए हों। रंभा हंसते हुए बोली, बारिश हो, ठंडी हवा हो और पकौड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, ऊपर से छत से एक बूंद भी नहीं आ रही। इस बार हमने जो नया छप्पर लगाया था वही काम आया। गोकुल ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास भले ही पैसे नहीं, लेकिन दिमाग है। जो है उसी को संभालना आता है। इस झोपड़ी को खुद बनाया है, इसलिए इसका हर कोना जानता हूँ। तीनों मंजिलों की वजह से पानी नीचे कीचड़ में भर गया था, मगर उनका घर ऊपर था, सुरक्षित और साफ। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर उन्होंने कपड़े सुखाने की जगह बनाई थी। दूसरी मंजिल पर किचन और बैठने का स्थान था। सबसे नीचे स्टोर और मिट्टी के बर्तन रखे थे। तुलना रवि और रिया ऊपर से उन्हें देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस झोपड़ी में इतने आराम से कोई रह सकता है। पक्का मकान होने के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका घर बेजान है। रिया बोली, देखो रवि, वो हंस भी रहे हैं, जैसे जिंदगी में कोई दुख ही नहीं। हमें देखो, ऐसी है, फर्नीचर है, लेकिन सुकून नहीं। रवि ने पहली बार गंभीरता से कहा, शायद हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। सब कुछ होने के बावजूद हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं, वो अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, मौसम के साथ जीते हैं। अंदर की बात, झोपड़ी के अंदर रंभा ने बारिश में भीगती जमीन को देखा और बोली, गोकुल, याद है जब हम पहली बार इस झोपड़ी को बना रहे थे, तब लोग हंसते थे कि क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। अब देखो, हमारे ऊपर की 2 मंजिलें हमें बचा रही हैं। गोकुल ने जवाब दिया, कभी कभी ऊपर चढ़ना जरूरी होता है, मगर ईंट और सीमेंट से नहीं, मेहनत और समझ से। लोगों ने पैसे के दम पर मकान खड़े किए, हमने दिल से घर खड़ा किया। बारिश तो अब थम गई थी, लेकिन रवि और रिया के मन में जो हलचल शुरू हुई थी
वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पकोड़ों के स्वाद से जो बदलाव शुरू हुआ था, अब वो उनके पूरे जीवन को बदलने वाला था। नई शुरुआत रवि और रिया ने पहली बार अपने घर के कोने कोने को देखा, पर अब नजरें बदली हुई थीं। जो चीजें पहले शान लगती थीं, अब उन्हें बोझ सी लग रही थीं। महंगे पर्दे, बेशकीमती फर्नीचर, चमकती दीवारें, सब कुछ सुंदर था, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। रिया ने कहा, रवि, इस घर में तो हम बस रहते हैं, लेकिन गोकुल और रंभा की झोपड़ी में वो जीते हैं। रवि ने तुरंत हामी भरी। सच कह रही हो, अब कुछ अलग करना चाहिए। मैं गोकुल से बात करके सीखना चाहता हूँ कि कम चीजों में भी कैसे सुकून पाया जा सकता है। गांव में चर्चा। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि रवि अब खेती करना चाहता है। लोग हैरान थे। जो आदमी कभी मिट्टी में पैर नहीं रखता था, वो अब खुद खेत जोतना चाहता है। रवि ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर बात की, बीजों की जानकारी ली, मिट्टी को हाथ में उठाकर उसकी नमी को समझा। वहीं रिया रंभा से रोज कुछ नया सीखती, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, आचार डालना, कपड़े सलीके से सुखाना, यहाँ तक कि घर की मरम्मत करना भी। दोस्ती की गहराई अब झोपड़ी और पक्के मकान के बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, मजबूत रिश्ता भी था। गोकुल और रवि रोज साथ बैठते, मिट्टी में काम करते। रंभा और रिया साथ मिलकर सब्जी उगाने लगी। एक दिन रवि ने पूछा, गोकुल भाई, ये 3 मंजिला झोपड़ी आपने कैसे बनाई थी? क्या प्लानिंग की थी? गोकुल हंसते हुए बोला, प्लानिंग नहीं थी, बस जरूरत थी। पहली मंजिल में हमने चीजें स्टोर की, दूसरी में किचन और बैठने की जगह बनाई, और तीसरी में कपड़े सुखाने और हवा लेने की जगह। धीरे धीरे जरूरतों के हिसाब से घर भी ऊपर चढ़ता गया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तो घर भी वैसे ही बनना चाहिए जैसे जिंदगी, जरूरत के हिसाब से, न कि दिखावे के लिए। एक नई सोच अब रवि और रिया ने मिलकर अपने घर को फिर से बनाया, लेकिन इस बार अंदर से। महंगे शोपीस हटाकर उन्होंने गांव की कारीगरी से बनी चीजें लगाईं। ड्राइंग रूम में अब हाथ से बुना दरिया और मिट्टी के बर्तन थे। रिया अब हर दिन खुद खाना बनाती, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। महंगे किचन अप्लायंसेस को अलमारी में रख दिया गया। उनकी जगह अब था एक छोटी सी बेंच, लकड़ी का तख्त और एक छोटा पंखा। असली इज्जत एक दिन गांव के सरपंच रवि के घर आए। बोले, रवि बेटा, तूने साबित कर दिया कि पैसे से नहीं, सोच से आदमी बड़ा बनता है। तेरा बदला हुआ घर अब सबको प्रेरणा देता है। गांव में अब लोग अपने घर खुद सुधारने लगे थे। कहीं कोई छत बना रहा था, कोई बारिश से बचने की तरकीब सीख रहा था। रंभा की सीख एक दिन रंभा रिया से बोली, देखो बहू, घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता। वो तो तब बनता है जब उसमें अपनापन, मेहनत और समझदारी हो। रिया बोली, माँ जैसी बन गई हो रंभा दीदी। अब लगता है हम कहीं और से नहीं, यहीं से जीवन जीना सीख रहे हैं। अगली बारिश, अब फिर बारिश का मौसम आने वाला था। इस बार गांव वाले डरे नहीं थे। उन्होंने झोपड़ियों को ऊंचा किया, पानी की निकासी की योजना बनाई और सीमेंट नहीं तो कम से कम संभालने लायक घास फूस की छत बनाई। रवि और रिया ने अपनी छत पर एक बड़ा सा तिरपाल डाला था ताकि नीचे पानी ना आए। बारिश शुरू हुई, लेकिन इस बार डर नहीं, खुशी थी। सबसे ऊंचा घर कौन सा? गांव में एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, सबसे ऊंचा घर कौन सा है? माँ बोली, बेटा, ऊंचाई ईंटों से नहीं होती। जहाँ प्यार, अपनापन और मेहनत हो, वही सबसे ऊंचा घर होता है। अंत नहीं, शुरुआत है। रवि और रिया अब हर दिन कुछ नया सीखते। उनका घर अब दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि उनके दिल में ऊंचा हो चुका था। गोकुल और रंभा की झोपड़ी अब भी 3 मंजिला थी, लेकिन अब वहां अकेलापन नहीं था। बात है, एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वही मिट्टी की सोंधी खुशबू, वही सुबह की गौरिया की चहचहाहट। इस गांव में एक बच्चा रहता था, नाम था रामू। रामू का बचपन आसान नहीं था। जब वो महज 5 साल का था, उसकी माँ एक भयानक बीमारी से चल बसी। माँ की ममता भरी गोद से जब जीवन रिश्ता टूटा, तो रामू की आंखें जैसे सूख गईं। उसके पिता शंभू, जो गांव के एक मामूली किसान थे, कुछ साल तक बेटे के साथ जीते रहे। लेकिन दुख, गरीबी और अकेलापन जब दिल पर हावी हुआ, तो एक सुबह वो चुपचाप गांव से चले गए। किसी ने कहा, शहर काम ढूंढने गए हैं।
लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। अब रामू बिल्कुल अकेला था। उसी गांव के पुराने शिव मंदिर के पास एक झोंपड़ी थी। वहीं रहा करता था रामू। मंदिर के पुजारी हरिराम बाबा एक वृद्ध, साधारण लेकिन दयालु इंसान थे। उन्होंने रामू को देखा और उसका हाथ थामा, उसे खाना दिया, कपड़े दिए और रहने को छत। लेकिन रामू ऐसा बच्चा नहीं था जो सिर्फ सहारा ढूंढे। उसने खुद मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठता, गांव के कुएं से पानी भरता, खेतों में मजदूरी करता, मंदिर की सफाई करता, जो काम मिलता करता। लेकिन एक बात और थी जो उसे अलग बनाती, उसका जिज्ञासु मन। उसे पढ़ने का शौक था, कुछ सीखने की ललक थी। हरिराम बाबा ने एक दिन उसे मंदिर की पुरानी अलमारी से एक किताब निकाल कर दी। धूल से सनी हुई, टूटी हुई, लेकिन अक्षर साफ थे। रामू ने उसमें से क पढ़ा, फिर ख, और कुछ ही महीनों में वो श्लोक, कहानियां और किस्से याद करने लगा। वक्त बीतता गया। रामू अब 13-14 साल का हो चला था। उसका शरीर अब मेहनत से मजबूत हो गया था और मन समझदारी से गहरा। पर तभी एक साल धर्मपुर पर विपदा आई। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। बहुत से लोग गांव छोड़ने लगे। हरिराम बाबा बीमार हो गए। बुजुर्ग शरीर अब चलने फिरने में भी लाचार हो गया। रामू ने उन्हें बेटे की तरह सेवा दी। लेकिन एक रात बाबा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब तू मुझे छोड़, मैं चलने को तैयार हूँ, पर तुझे रुकना नहीं चाहिए, तुझे कुछ बनना है। उस रात हरिराम बाबा हमेशा के लिए चले गए। रामू ने अगली सुबह सूर्य को प्रणाम करते हुए कसम खाई, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। गांव के मास्टर जी के पास गया और कहा, मुझे पढ़ा लीजिए। पहले तो मास्टर जी ने कहा, तू खेतों में अच्छा काम करता है, पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन जब देखा कि रामू हर सुबह उनके घर आकर आंगन बुहारता, पानी भरता, तब उनका मन पिघल गया। उन्होंने उसे पठन पाठन में मार्गदर्शन देना शुरू किया। रामू ने दिन रात एक कर दिया। खेत में काम करता, शाम को पढ़ता, गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि जो उसने सीखा वो दूसरों तक पहुंचे। कुछ ही वर्षों में रामू ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे एक छात्रवृत्ति मिली और शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला भी। शहर की दुनिया नई थी, बड़ी इमारतें, तेज ट्रैफिक, अनजाने चेहरे, लेकिन रामू ने खुद को नहीं बदला। सादगी, मेहनत और ईमानदारी उसकी ताकत बनी रही। शहर में एक महिला थीं, अनीता मैम। वो एक एनजीओ चलाती थीं, अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करती थीं। रामू उनके पास गया और अपने बारे में बताया। अनीता मैम उसकी आंखों में कुछ खास देख पाईं। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं हो, तुम उम्मीद हो। अनीता मैम ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। रामू ने बीए किया, फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वो समय कठिन था, कभी खाने के पैसे नहीं होते तो कभी किराए के लिए सोचना पड़ता, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। 3 साल की मेहनत के बाद एक दिन जब परिणाम आया, पूरे भारत में उसका चयन आईएएस पद के लिए हुआ। गांव में जब ये खबर पहुंची, धर्मपुर के लोग खुशी से झूम उठे। जिस रामू को सब अनाथ कहते थे, वही अब गांव का गौरव बन चुका था। पहली पोस्टिंग चुनने का मौका मिला तो रामू ने बिना झिझक कहा, मुझे धर्मपुर भेजिए। जब रामू सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव आया तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वही मासूम चेहरा, लेकिन अब आत्मविश्वास से चमकता हुआ। उसने गांव में स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा। कोई आम बिनता, कोई उन्हें धोता, तो कोई मसाले तैयार करता। बिरजू ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया। सुशीला और गांव की दूसरी महिलाएं दिन रात मेहनत करने लगीं। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं। मसालों की कमी हो गई तो माया ने शहर से मंगवाए। डिब्बों की जरूरत पड़ी तो रामलाल ने पास के कस्बे से इंतजाम किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थीं और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। माया ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा ट्रक मंगवाया और पहली खेप शहर भेजी गई। शहर में माया के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। माया ने कुछ और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी।
बिरजू का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा ही काम करूंगा। गांव के किनारे एक छोटा सा घास का घर था, बाहर से टूटा फूटा मगर अंदर प्यार से भरा हुआ। इस घर में रहते थे रमेश और सुनीता। रमेश दिन भर लकड़ियां काटता, खेतों में काम करता और शाम को ठिठुरते हुए घर लौट आता। सुनीता घर संभालती, थोड़ा बहुत सिला करती और रमेश का इंतजार करती। उस रात रमेश जैसे ही घर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। रघु ने हालात से हार मानने के बजाय हर जगह काम ढूंढा। हाँ अमन, मैंने सुना है, और सच कहूं तो अब मेरा भी दिल करता है कि हम भी ऐसे गांव में रहें। शहर की भाग दौड़, शोर शराबा और कृत्रिम जिंदगी अब मुझे अच्छी नहीं लगती। अब तो हमारी शादी हो गई है और मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर गांव में शिफ्ट हो जाए। वहां की हरी भरी खेतों में सुबह की ठंडी हवा महसूस करे, मिट्टी की खुशबू में सांस ले, भैंसों को पाले, उनके दूध से मक्खन और घी बनाए, मुर्गियां पालें और ताजे अंडे खाएं। हम भी उनकी तरह साधारण, सच्ची और मेहनत भरी जिंदगी जिए, जहां न दिखावा हो न लालच, बस प्यार, अपनापन और सुकून हो। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल को सच्ची में सुकून मिला। मैं भी अब इस शोर शराबे वाले शहर में नहीं रहना चाहता। यहाँ बस भीड़ है, प्रदूषण है और दिखावे की जिंदगी है। गांव में जाकर हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। सुबह खेतों में ओस से भीगी घास पर चलेंगे, खुद फसल बोएंगे और काटेंगे, अपने भैंसों का दूध निकालेंगे, मुर्गियों को दाना डालेंगे। शाम को घर के आंगन में चूल्हे पर रोटियां सेंकेंगी और हम ताजा दूध के साथ खाएंगे। वहां हर दिन हमें अपनेपन और मेहनत का स्वाद मिलेगा, न कि इस शहर की कृत्रिम चमक। और सबसे बड़ी बात, वहां हम अपने सपनों को जी पाएंगे बिना किसी दिखावे के, बस सच्चाई और प्यार के साथ। अमन, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन और भी खुश हो गया। मुझे लगता है हम दोनों सच में गांव में बहुत खुश रहेंगे। वहां न कोई हॉर्न की आवाज होगी, न धुएं का धुंधलका, बस पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में हवा की सरसराहट होगी। सुबह हम साथ में खेतों में जाएंगे, मिट्टी में काम करेंगे और शाम को घर के आंगन में बैठकर चाय पिएंगे। मैं भैंसों और मुर्गियों का ध्यान रखूंगी और तुम फसलों का। हमारी मेहनत से जो अनाज और दूध मिलेगा वो हमारे घर की रसोई को भर देगा। सोचो, हमारे बच्चे खुले मैदानों में खेलेंगे, पेड़ों पर चढ़ेंगे और शहर की तरह चार दीवारों में कैद नहीं रहेंगे। सच कहूं अमन, ये जिंदगी मुझे सपने जैसी लगती है। सादगी। गांव के किनारे एक छोटा सा घास का घर था, बाहर से टूटा फूटा मगर अंदर प्यार से भरा हुआ। इस घर में रहते थे रमेश और सुनीता। रमेश दिन भर लकड़ियां काटता, खेतों में काम करता और शाम को ठिठुरते हुए घर लौट आता। सुनीता घर संभालती, थोड़ा बहुत सिला करती और रमेश का इंतजार करती। उस रात रमेश जैसे ही घर आया, उसके होंठ नीले हो रहे थे। इतनी ठंड है सुनीता, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां जम जाएंगी। सुनीता मुस्कुराई। अरे रे, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लग रही है।